टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 27 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, वी होप कि आपने उसके आंसर लिख लिए होंगे। अब हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले की जो भी वीडियोस थी उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो मेन क्वेश्चन है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का मेन टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। द टॉपिक सेज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दिया गया था। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आरटीआई, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। लेट्स सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन सेज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। डिस्कस प्रोविजंस ऑफ आरटीआई 2005 इन अपहोल्डिंग दिस राइट। 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसको हमें 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना था। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई होप आप क्वेश्चन का जो मेन मीनिंग है समझ गए। क्वेश्चन का जो मेन मीनिंग है वो ये बात कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, मतलब हमारे राइट्स को मेंटेन करने के लिए, राइट्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो कितना ज्यादा असेंशियल हो जाता है। और अगर थोड़े से सीधे शब्दों में समझे कि एक कॉमन सिटीजन अगर गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट से क्या चाह रहा है, सिटीजन वांट्स सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की फंक्शन कैसे हो रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, गवर्नमेंट को और क्या क्या बेटर करने की कोशिश करनी है, इस चीजों के ऊपर सिटीजन क्या है, इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिटीजन तक पहुंचा सके सो ऑटोमेटिकली जो सिटीजन है वो एम्पावर हो जाएंगे। एम्पावर कैसे हो जाएंगे? बिकॉज दे कैन मॉनिटर, दे कैन कंट्रोल, ठीक है, एज टू गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बट द पॉइंट इज, अगर ये गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएगी, अगर नहीं पहुंचाएगी तो लोगों को कभी भी एम्पावरमेंट मिलेगी नहीं, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि गवर्नमेंट क्या सही क्या गलत कर रही है। स्पेशली वो चीजें जो कि गवर्नमेंट अपने सीक्रेट डिपार्टमेंट में रखती है, मतलब कि ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती है, उन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर पब्लिक का कोई वो नहीं होता है, मतलब कोई एक्सेस नहीं होता है, तो पब्लिक को पता नहीं चल पाता है कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या गलत है, क्या सही है। तो अगर लोगों को ये पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, सो आफ्टर ऑल अपने इलेक्शंस के अंदर राइट टू वोट को यूज करके हमारे जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, वो किस तरीके से अपना डेमोक्रेटिक राइट को यूज कर पाएंगे। राइट, सो आई होप आप समझ रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने राइट टू वोट को यूज अगर करना है आपको, अगर आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है, अगर आपको ऐसे लोग बनाने हैं जो कि राइट्स है जिनके पास, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। एंड दैट इज वाई ये माना जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए, अभी हम, आई होप आप मेन चीज समझ गए कि आफ्टर ऑल हम इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट क्यों कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट की तरह किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आई 2005 के अंदर। ठीक है, आरटीआई एक्ट लेकर आए थे 2005 के अंदर। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखो, इसी चीज के ऊपर आपका क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और इसी चीज को बनाने में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो हमें सबसे पहले तो ये शो करना है कि आफ्टर ऑल इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट क्यों है, एंड देन हमें ये शो करना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आफ्टर ऑल ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट है वो आया कब इंडिया के अंदर। तो होता क्या है, 1976 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है, उसका नाम था राजनारायण केस। राजनारायण केस, और इस राजनारायण केस के अंदर जब फाइनल वर्डिक्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहते हैं तो राइट टू नो, राइट टू नो, मतलब कि जो सिटीजन्स जो हैं, देखो इसका सीधा सा मतलब है सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो। नो अबाउट व्हाट? नो अबाउट गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस के प्रोविजंस क्या क्या हैं, इन प्रोविजंस के बारे में जानने का पूरा हक है सिटीजन्स का।
ठीक है। सो आई होप आप समझ गए। 1976 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है जिसका नाम है राजनारायण केस। राजनारायण केस में यह बोला गया था कि जो बेसिकली फंडामेंटल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो राइट टू नो है, वो हमारे फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। और ये बोला गया कि कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट होगा। तो देखो, राइट टू नो जो है वो हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, सिंपल शब्दों में समझे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक फंडामेंटल राइट की तरह डिक्लेयर किया गया हमारा राइट टू नो। ठीक है, देखिए ये चीज आपके प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है ऑब्वियसली। राजनारायण केस का नेम पूछा जा सकता है, तो इस चीज को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा, वहां के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो याद रखना है कि राइट टू नो जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के अंदर आता है। ठीक है, तो देखिए आई होप आप ये चीज समझ गए। ये सब चीजें 1976 में हुई थी। इसी चीज को एक्नॉलेज करते हुए 2005 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेकर आई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में पास किया गया था। आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप आपको मेन चीज समझ आ गई कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर राइट टू इंफॉर्मेशन का या फिर राइट टू नो का बैकग्राउंड का है, हिस्टोरी मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, आफ्टर ऑल किस तरीके से ये पर्टिकुलर जो राइट है वो हमारे इंडिया के अंदर इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखो, अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन का मेन एम क्या है। मेन एम ये है कि जो भी गवर्नेंस हो रहा है, गवर्नेंस मतलब कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसके अंदर डेमोक्रेटाइजेशन है। डेमोक्रेटाइजेशन है इसका मतलब क्या है, देखो जब भी गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर गवर्नमेंट सब कुछ अपने अपने अंदर ही रखेगी, सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगी, कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं रखेगी, तो ये सारा का सारा क्या होगा, डेटा एक जगह पे जमा होता जाएगा। इसे हम कह सकते हैं अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ डेटा। मतलब सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटीज के पास है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, मतलब कॉमन पीपल के पास तो डेटा पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसी चीज को ब्रेक करने के लिए डेटा का डेमोक्रेटाइजेशन होता है। सिंपल शब्दों में इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन होता है, मतलब सेम इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के पास है उस इंफॉर्मेशन को आप सिटीजन्स तक पहुंचाते हैं। सिटीजन्स तक उस चीज को जो आप लेके जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट की मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है। एंड इस तरीके से जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, दे हैव एन एक्सेस टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डेटा, और इस तरीके से लोग अपने डिसीजंस को प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्चुअली लोगों को एम्पावर करता है। ठीक है, लोगों को राइट्स प्रोवाइड करता है एंड लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर सही डिसीजन लेने का। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री को बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए कि एग्जैक्टली आरटीआई को क्यों लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को क्यों लाया गया था। अब देखते हैं इस आरटीआई एक्ट के मेन एम्स क्या है, मेन एस्पिरेशंस क्या है, आफ्टर ऑल किस तरीके से इस चीज को विजुअलाइज किया गया था कि किस तरीके से लेकर आना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हमें ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाना है। ठीक है, एक्सेसिबल बनाना है ताकि हर एक पर्सन के पास ये इंफॉर्मेशन रहे। अगर इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है तो हम क्या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। अगर देखिए, अगर लोगों के पास डेटा जाएगा तो क्या गवर्नमेंट को भी ज्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा और ध्यान से काम करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट सोचेगी कि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो उसका डेटा लोगों तक पहुंच जाएगा और लोग जो है पनिशमेंट के तौर पे अगले इलेक्शन में उनके अगेंस्ट वोट कर सकते हैं। इसलिए वो काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करती है। अकाउंटेबिलिटी किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए करती है। ठीक है, अब देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा तो बहुत सारा जो करप्शन है सिस्टम के अंदर, जो बहुत सारा डिलेज वगैरह हो रहे हैं, ये करप्शन एंड डिलेज ये सब भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी तरह के करप्शन जो है वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी का एक कंसेप्ट आएगा हमारी गवर्नेंस के अंदर। देखो अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट है और ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अब ज्यादा अकाउंटेबल होकर काम करेगी, मतलब जो भी फ्यूचर स्टेप्स लेगी उसको सोच समझ के लेगी। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो कुछ भी है, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर किसी तरीके का पर्दा नहीं रखना है, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करना है, पूरी तरीके से पीपल को बताना है कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑल। ठीक है, फिर आप बहुत बार सुनते होंगे कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के अंदर एक नेक्सस होता है, इसे बोला जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म सीधे शब्दों में कहें कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके फेवर में काम करते हैं जो उनको पैसा देता है, सिंपल वर्ड्स में बिजनेसमैन। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा होगा और अगर इसका इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचेगी तो ऑब्वियसली पब्लिक फिर इसके अगेंस्ट डिसीजन ले सकती है। पब्लिक जो है फिर इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ सोच सकती है कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में आवाज उठा सकती है, राइट। तो इस तरीके से, और देखो आप ये भी कह सकते हो कि अगर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी,
लोगों के राइट्स के बारे में पता चलेगा। तो जितना ये ब्राइब का कल्चर है हमारे यहाँ पे, जितना भी करप्शन का कल्चर है, हम उस करप्शन के कल्चर को काइंड ऑफ फिनिश कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आफ्टर ऑल जो आरटीआई एक्ट था उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बिगर पिक्चर की तरफ लेकर जाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि एग्जैक्टली एम क्या है इस पर्टिकुलर आरटीआई एक्ट का, कि आफ्टर ऑल आरटीआई एक्ट के थ्रू बनाना क्या चाह रहे थे हम, आफ्टर ऑल किस तरीके का गवर्नमेंट जो है हम क्रिएट करना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस क्या है आरटीआई एक्ट के, ठीक है। हम प्रोविजंस बात करेंगे, आफ्टर ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आरटीआई एक्ट है वो आरटीआई एक्ट क्या कहता है, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के बारे में क्या क्या चीजें बताता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीज जो आरटीआई बोलता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो लोगों का काइंड ऑफ एक राइट है, लोग जो है इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो कौन से गवर्नमेंट से कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट से वो अपने इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं ऑब्वियसली जो हमारे लिए इंटेलिजेंस का काम करती है, जो मिलिट्री का काम करती है। तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जिसको हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इन चीजों को इसके मतलब दायरे से बाहर रखा गया है। बट जितने भी बाकी टाइप की सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, सबको ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने डिटेल्स को प्रॉपर्ली बताना है। जो भी अगर लोग कोई किसी डिटेल के बारे में मांगेंगे तो आपको वो डिटेल बताना है। अब देखिए हर एक डिपार्टमेंट को डिटेल देना है, अगर लोग डिटेल मांगते हैं तो डिटेल प्रोवाइड करना है। बट ये डिटेल प्रोवाइड करेगा कौन? तो उसके लिए और देखिए, और लोग अगर मान लो सिटीजन्स जो हैं गवर्नमेंट से अगर डेटा मांग रहे हैं तो वो गवर्नमेंट डेटा दे भी रही है कि नहीं दे रही है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने दो बॉडीज बनाई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, यानी कि सीआईसी एंड एसआईसी, ठीक है। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया उसका मेन एम यही था कि सिटीजन्स अगर किसी टाइप के डेटा की डिमांड करे गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट मजबूरन उसको देना ही पड़े, गवर्नमेंट किसी डेटा को छुपाए ना। और इस डेटा को क्रॉस चेक कौन करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी को वो करेगा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। जिस टाइप का गवर्नमेंट उस हिसाब की जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो उसके अंदर आएगा। तो ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। थर्ड चीज देखिए, ये बोला गया कि जितने भी वो लोग हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है, पब्लिक अथॉरिटी मतलब कि वो सारे के सारे लोग जो कि पब्लिक के अंदर काम करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब पब्लिक के लिए काम करते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो पब्लिक के सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। जैसे देखो अगर आप सिविल्स क्वालिफाई करते हैं तो यू विल बी कॉल्ड व्हाट, यू विल बी कॉल्ड अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। सो यू आर नॉट एक्चुअली द बॉस ऑफ सोसाइटी, यू आर गोइंग टू बी द सर्वेंट्स ऑफ पीपल, ठीक है। आपको लोगों के लिए काम करना है, बिकॉज आप लोगों के बेनिफिट के लिए काम करने जा रहे हैं। आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम बाद में करेंगे, आप पहले लोगों के बेनिफिट के लिए काम करें, राइट। व्हेन यू do something for the benefit of a particular individual or then again an individual, then these individuals combine to form society। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडिविजुअल्स के बेनिफिट के लिए काम करना है। दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट, दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो पब्लिक सर्विस वाला कंसेप्ट है ये यहाँ पर भी आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर। बोला जाता है कि एंड ऑफ द डे हम ऑल क्या है, हम सब के सब पब्लिक सर्वेंट्स ही तो हैं। तो अगर हम पब्लिक के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो सारा का सारा डेटा जो है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली पब्लिक पहुंचाना है। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पहुंचाएंगे तब ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो इसलिए आरटीआई एक्ट ने क्या किया, सबसे पहले तो पब्लिक अथॉरिटी को प्रॉपर्ली डिफाइन किया, प्रॉपर्ली बताया कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो किस तरीके से डेटा को डिस्क्लोज करेगा, किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, राइट। साथ ही साथ ये प्रोवाइड किया गया, ये बोला गया कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी होंगी, जितनी भी देखो पब्लिक अथॉरिटी को सिंपल शब्दों में समझो किसी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, ठीक है, किसी गवर्नमेंट का ऑफिस, तो ये सब पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है। तो बोला गया कि हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर एक पब्लिक जो अथॉरिटी है वो अपने अंदर एक पीआईओ बनाएगा। पीआईओ का मतलब क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाएगा। पीआईओ का मेन काम क्या है? पीआईओ का बेसिकली मेन एम है कि वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा, डिस्क्लोज करेगा। मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आए। देखिए मान लेते हैं कि देयर इज वन डिपार्टमेंट, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मान लो, ठीक है, एमएचए। अब एमएचए के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी एंड डिपार्टमेंट डी, ऐसे 4 डिपार्टमेंट एमएचए के अंदर है, ठीक है। अब देखो जो आरटीआई एक्ट है, यानी कि आरटीआई एक्ट जो 2005 है, वो ये बोलता है कि जो चारों ही डिपार्टमेंट्स हैं, चारों अपने अपने अंदर एक पीआईओ बनाएंगे, पीआईओ चारों बनाएंगे अपने अपने अंदर, ठीक है। अब जब भी कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई एक सिटीजन है XYZ, अब जब भी एक पर्टिकुलर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन की क्वेरी करता है, ये पूछना चाहता है कोई चीज गवर्नमेंट से, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वो पूछ सकता है। अब जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आफ्टर ऑल वो क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एमएचए के साथ डील करता है, सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाएगा। मतलब कि सबसे पहले ये कंसीडर किया जाएगा, सबसे पहले ये देखा जाता है कि आफ्टर ऑल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एमएचए के कौन से डिपार्टमेंट से पूछा गया है, क्या वो ए से पूछा गया है, बी से पूछा गया है, सी से पूछा गया है या फिर डी से पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो भी इसका क्वेरी है वो पार्ट बी से पूछा गया है, तो अब क्या होगा, ये पर्टिकुलर क्वेरी जो है इट विल बी सेंड टू पार्ट बी।
बी के पास जाएगा और बी के अंदर का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगले एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डेज जो कि 30 डेज होता है यहां पर, ठीक है, बोला 30 दिन के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन निकाल करके इस पर्सन तक पहुंचानी होगी। जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर इसने डिमांड की है उस इंफॉर्मेशन को यहां तक पहुंचा करके मतलब निकाल करके वहां तक पहुंचानी है। नाउ सोचने वाली बात यह है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों नहीं किया गया कि सारे के सारे एमएचए के लिए एक सिंगल पीआईओ क्यों डिसाइड नहीं किया गया, क्यों एक डेजिग्नेट नहीं किया गया? बिकॉज देखिए एमएचए जो है या फिर कोई भी एक जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, वो बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही बड़ी होती है और उसके अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा होता है, ठीक है, थाउजेंड्स एंड लाख ऑफ डेटा होता है, बहुत सारा पेपर वर्क में है, बहुत सारा डिजिटल फॉर्मेट में है, बहुत सारा डेटा के फॉर्मेट में है, बट द पॉइंट इज डेटा का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसके कारण अगर हम एक ही पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आपको पूरे के पूरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा का ध्यान रखना है और सबका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है आपको लोगों को, तो उसका जो लोड है दैट विल एक्चुअली इंक्रीज, उसके कारण उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके कारण देखो हो सकता है कि जो 30 डेज का जो हमने टाइम पीरियड रखा है वो टाइम पीरियड प्रॉपर्ली फॉलो ना हो, राइट, ये चीज काफी ज्यादा डिले होनी स्टार्ट हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम लग जाए किसी एक डेटा को प्रोवाइड करने में, कुछ डेटा तो जल्दी प्रोवाइड हो जाए बट बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जो कि लेट हो जाए, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सिंगल ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया है, रादर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग ऑफिसर्स के लिए अलग अलग पीआईओस को डिसाइड किया गया है, ठीक है, ताकि हर एक पीआई जो है वो अपने अपने डेटा का एक्सेसिबल मतलब एक्सेस रखेगा और उस तरीके से वो डेटा को प्रोवाइड किया करेगा। आई होप आप इतना समझ गए। तो इसलिए भी एक पीआईओ की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज पीआईओ एक्चुअली वो पर्सन है जो कि सारे के सारे डेटा को डिस्क्लोज करता है। तो देखो अगर डेटा डिस्क्लोज करेगा तो क्या हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि पीआईओ का काम एक ये भी है कि वो मेंटेन करेगा सारे के सारे रिकॉर्ड्स को, राइट, बिकॉज देखो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा तभी तो वो डेटा को डिस्क्लोज कर पाएगा, है ना। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का जितना भी काम है वो सब भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ही है अभी के टाइम में, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ गए। और जैसा मैंने आपको यहां बताया, आप एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है ये बोलता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मांगा गया है, कोई भी डेटा मांगा गया है तो उसको 30 डेज के अंदर आपको प्रोवाइड करना होगा। एंड दैट इज द रीजन कि अलग अलग पीआईओस को डिसाइड किया गया था, अलग अलग पीआईओस को एक्चुअली नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। अब देखो 30 डेज जो है वो एक नॉर्मल और जनरल क्वेरी के लिए है, मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन गवर्नमेंट से कुछ पूछना चाहता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 30 डेज के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करे उस पर्टिकुलर सिटीजन को, ठीक है। बट मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी क्वेरी पूछी जाती है, मान लो कि कोई सिटीजन आता है, सिटीजन का नाम है XYZ और वो कोई ऐसी क्वेश्चन पूछता है जिसके ऊपर इस पर्सन का लाइफ एंड लिबर्टी ये चीज दांव पे लगी हुई है, ठीक है। मान लो अपने किसी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में इसका कोई वायलेशन हुआ है, इसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है या फिर जो भी है इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कभी कभी जो 30 डेज का टाइम पीरियड है बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है कि 30 डेज के बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए और सॉल्वेबल ना रहे। इसलिए ये बोला गया है कि कोई भी अगर ऐसी क्वेरी आती है जहां पर सिटीजन की जो लाइफ एंड लिबर्टी है उससे डील करता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस डेटा को 48 आवर्स के अंदर डिस्क्लोज किया जाएगा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? द 48 आवर्स हैज बीन फिक्स्ड एज अ टाइम पीरियड फॉर दोज काइंड ऑफ डेटा जहां पर सिटीजन की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, दिस इज नॉट जस्ट लाइफ रादर ऑल्सो लिबर्टी। तो अगर कोई जिंदगी यानी कि जीने मरने की अगर कोई सवाल है तो ऑब्वियसली वहां पर तो आपको 48 आवर्स के अंदर देना ही है, बट अगर कोई लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, इक्वालिटी इस तरीके का मतलब इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आता है तो इसको भी आपको 48 आवर्स के अंदर देना है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं इनडायरेक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी यानी कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम या लिबर्टी जो है, फ्रीडम और लिबर्टी को बिल्कुल लाइफ की इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है। मतलब हमारे देश में आजादी जो है उतनी ही जरूरत है जितनी हमारी जिंदगी की जरूरत है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए 48 आवर्स के अंदर डेटा प्रोवाइड करने को बोला गया है, ठीक है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम किस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्कस कि आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या है, क्या क्या अलग अलग प्रोविजंस हैं जिसके तहत आरटीआई एक्ट जो है वो अपने काम को बेहतरीन ढंग से कर पाएगा और किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा पाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ एक चीज और भी है। देखो एक चीज बहुत बड़ी चीज ये हो सकती है कि मान लो कि देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज ए, ठीक है, और ए कोई क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मान लो कि एक क्वेश्चन पूछता है रोड से रिलेटेड, ठीक है, रोड से रिलेटेड पूछता है। मान लो जो ए है वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, बट ए जो है वो अपने जैसे सपोज पंजाब के किसी एक पर्टिकुलर रोड से रिलेटेड कोई डेटा चाहता है ना। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि बिकॉज तुम दिल्ली में रहते हो
इसलिए तुम पंजाब का डेटा नहीं मांग सकते, गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती बिल्कुल भी। पहली चीज तो गवर्नमेंट ने मतलब जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसने ये साफ तौर पे बोला हुआ है कि इस पर्टिकुलर जो ये एक्ट है, मतलब जो ये राइट टू, ये जो बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा राइट टू नो का कंसेप्ट है, इसमें गवर्नमेंट ये बोल के डेटा देने से मना नहीं कर सकती कि तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकता, ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोल सकती। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आरटीआई एक्ट ये बोलता है कि कोई भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकता है, भले ही वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उसको रिलेट करता हो या फिर ना करता हो। क्या आप ये चीज समझ गए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है हमारा, इसको या फिर राइट टू नो जो है, इसको थोड़ा सा और सेफगार्ड करने के लिए हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने ये भी बोला कि अगर मान लो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये चीज प्रॉपरली इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि आपका डेटा आपको प्रॉपरली टाइम से मिले, 30 दिन के अंदर मिले, तो आप डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, इधर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। मतलब समझ रहे हैं, आप इस चीज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो तो इस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा पाओगे? मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो डायरेक्टली तभी जा सकते हैं जब बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो। बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो जितना भी राइट टू इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या? ये एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है ना। क्या आप समझ गए इस चीज को? ये एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं और जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा आपके, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वो यही चीज तो बताता है कि अगर आपका किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, रादर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। और यही चीज यहां पर हो रहा है, जब आपका इंफॉर्मेशन आपको टाइम से प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसका मतलब आपका राइट टू नो जो है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट था, आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन सी के अंदर वो वायलेट हुआ है। और अगर ये वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंदर, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली ऑब्वियसली आप जो आर्टिकल 226 आता है उसके अंदर आप हाई कोर्ट में तो अपील कर ही सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको लिटरली एक फंडामेंटल राइट का एक दर्जा दिया गया है, और ये बोला गया है कि अगर आपका इस चीज का वायलेशन होता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट जो चीज जो हमारे आरटीआई एक्ट के अंदर लिखा गया है वो है सुओ मोटो डिस्क्लोजर। सुओ मोटो डिस्क्लोजर, इसका मतलब क्या है? इस चीज को समझो। देखो, मान लो कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि जब तक कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा नहीं तब तक मैं अपना डेटा बताऊंगा नहीं। इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए। रादर आरटीआई एक्ट ये बोलता है कि हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, हर एक जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसको ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि टाइम टू टाइम जो भी इसका डेटा है वो ऑटोमेटिकली सुओ मोटो मतलब खुद से, मतलब खुद ब खुद वो उस पर्टिकुलर चीज को पब्लिक डोमेन में डालता रहे। ठीक है, पब्लिक डोमेन में डालता रहे, मतलब कि ऐसा वेट नहीं करना है। जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मान लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा कुछ डील करता है, तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा उसको इस चीज का इंतजार नहीं करना है कि जब तक मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसके रिलेटेड तब तक मैं डेटा प्रोवाइड नहीं करूंगा। इस चीज का वेट नहीं करना है। रादर टाइम टू टाइम, हो सकता है कि हर एक साल पे, हर एक 6 महीने पे वो उस डेटा को, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटाज हैं उन सबको ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डालते रहना। ये इसका मेन एम है, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स है। क्या आप इस चीज के थ्रू समझ पाए आफ्टर ऑल कि हमारा जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर है वो किस तरीके से होगा? रादर आप ये भी आई होप आप समझ गए कि जो आरटीआई एक्ट है उसको हम किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो को यूज करने के लिए, राइट। तो ये सब चीजें जो बता देंगे तो काइंड ऑफ आपका आंसर जो है 90% कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एक वेरिड फैक्ट भी देने की कोशिश करता हूं। ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछा हुआ नहीं है, बट स्टिल अगर आपसे किसी और क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप आरटीआई एक्ट के चैलेंजेस भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं आरटीआई एक्ट में बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट जो है डेटा को डिस्क्लोज ना करे। तो डाटा अगर डिस्क्लोज नहीं करता है तो उसका मतलब क्या है? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डेटा का सेंट्रलाइजेशन है। और अगर डेटा का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वहां पर अथॉरिटेरियन टाइप गवर्नमेंट आ रहा है, बिकॉज वो किसी भी चीज को लोगों के साथ वो नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब शेयर नहीं कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड चीज, अगर आप देखिए कि बहुत सारा डेटा ऐसा है जिसके डिस्क्लोज ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और अगर ये डेटा डिस्क्लोज हो जाए तो हो सकता है कि इन केसेस को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए। ये भी चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड चीज आप ये समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की लगातार पेंडेंसी रहती है, मतलब उनका जो सीट है वो कभी फिल नहीं होता है, गवर्नमेंट इनको चूज नहीं करती है। इस चीज के कारण भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर अगर आप देखो
तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी एक डेटा को डिस्क्लोज कर देते हैं। आप जानते हो उनको विसल ब्लोअर्स कहा जाता है, विसल ब्लोअर्स कहा जाता है। जो विसल ब्लोअर्स होते हैं जब वो किसी डेटा को, मान लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा को डिस्क्लोज कर देते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनकी लाइफ के ऊपर अटैक हुआ है, उनको मारने की कोशिश की गई है, बहुत लोगों को मार डाला गया है, राइट। ये भी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके कारण भी लोग सामने आकर डेटा को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, ताकि वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर अटैक्स हो, राइट। साथ ही साथ आप ये देखो कि जो पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। पॉलिटिकल विल देखो, सिंपल शब्दों में समझो कि गवर्नमेंट क्यों ही चाहेगी कि उनका डेटा लोगों तक पहुंचे, है ना। गवर्नमेंट के लिए तो यही अच्छा होगा कि उनका डेटा पब्लिक तक कभी ना पहुंचे, ताकि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सके। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर डेटा उन तक पहुंचाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी गवर्नमेंट के पास, और अगर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल आरटीआई एक्ट जो है वो किस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सकता है, राइट। अब देखो, फाइनली आप अपने आंसर में या तो देखो आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो, या फिर आप कंक्लूजन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। दोनों ही चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो एक चीज समझो, यहां पर फाइनल चीज है। सो आप एंडिंग में ये बता सकते हैं कि देखो, अकॉर्डिंग टू अ डेटा ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन 5000 से ज्यादा आरटीआई केसेस फाइल्स होते हैं। 5000 से ज्यादा आरटीआई केसेस जो है उनको फाइल किया जाता है। और इन आरटीआई केसेस को जब टाइम से इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने में, गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का विश्वास बना के रखने में, ठीक है। तो हमें कुछ और चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें जो अकाउंटेबिलिटी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किसी भी तरीके का जो ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस है जिसके कारण वो डेटा ना नहीं पहुंच सकता है, उसको हमें कम से कम करना होगा। और जैसा हमने बात की कि पहले प्रॉब्लम्स होती है पेंडेंसी ऑफ दीज सीट्स फुल नहीं होती है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उनकी जो सीट्स है वो टाइम टू टाइम फिल हो। तो इस तरीके से आपको सजेशन दे सकते हैं कि और किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं। फाइनली जब अपना आंसर एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो आप यहां पर एक पैरा दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो किसी भी डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है, लोगों को डेमोक्रेसी का पार्ट बनाने में हेल्प करता है। बिकॉज लोग तब तक डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं बन सकते जब तक उनके पास वो सारी की सारी पावर्स ना हो, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन ना हो। बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो अपने डिसीजंस कैसे ले पाएंगे, है ना। और लोगों तक को डिसीजंस लेने में बहुत इंपॉर्टेंट जो एक रोल प्ले करता है, दैट इज इन्फॉर्मेशन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, उसको और ज्यादा हम पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आए, और ये कोशिश करें कि धीरे धीरे ये पर्टिकुलर एक्ट जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन होता जाए। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया। दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। आई होप यू हैव बेनिफिटेड समवॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।